बिहार की राजनीति में पिछले 30-35 वर्षों से नीतीश कुमार जी ही दिखे हैं कि प्रशांत किशोर जी के साथ जो लोग घूम रहे हैं वो वही लोग हैं जो कहीं वोट नहीं देते हैं, नोटा को देते हैं। आरजेडी के लोग कांग्रेस के लोगों को धक्का देकर मंच से उतार रहे हैं। मैं तो इतना भी बोलूँगा तेजस्वी यादव कि अभी उनको और मैच्योर्ड होना है। कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बोल तो अच्छा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। ये विपक्ष क्यों इतना बड़ा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो आदरणीय नीतीश कुमार को कोई गलत बात बता नहीं सकते, तो कभी तबीयत की, कभी इस तरह का मुद्दा उठाते हैं। एक बात तो आप A to Z की पार्टी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप नारा लगवाते हैं बुरा बल साफ करो। नीतीश कुमार जी का सोशल इंजीनियरिंग बहुत फेमस है। जो कमजोर तबके हैं, जो गिरे दबे कुचले लोग थे, उनको उन्होंने उठाने का काम किया है, और जो ऊपर वाले लोग थे उनको गिरने नहीं देने का काम किया है। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। एक पार्टी जो कि 2 दशक से बिहार की सत्ता में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन अब जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो चुनौतियां अलग हैं। चुनौतियों में जहां तमाम विपक्षी पार्टी हैं, तो वही कई सारी नई पार्टियां भी इस बार बिहार के चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। इन तमाम चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर। इस समय तमाम जो मुद्दे हैं बिहार को लेकर खास तौर से, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक मुद्दे के तौर पर कैसे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार की राजनीति में पिछले 30-35 वर्षों से नीतीश कुमार जी ही दिखे हैं, और मुद्दा कोई कुछ भी बनाए, हर बार उनको कोई ना कोई तरह के मुद्दा बनाया जाता है। इस बार दूसरे तरह का मुद्दा है, लेकिन जब भी उनको मुद्दा बनाया जाता है वो जीतते हैं, और जीत कर आकर उस सारे चीज़ों को ख़त्म करते हैं और एक नए तरीके से बिहार के निर्माण में लग जाते हैं। और हर बार उन्होंने बिहार का निर्माण अपने तरीके से अच्छा किया है। अच्छा, अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने जो पेंशन का मुद्दा था 400 से बढ़ाकर 1100 किया, और कल ही शुक्रवार को उन्होंने लाभार्थियों को उसका लाभ भी दिया। आगे चुनाव को लेकर और पार्टी के क्या क्या वादे रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनता को? देखिए, ज़रूरत थी 400 रुपये में, अब बहुत कम, बहुत मुश्किल हो गया है। पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं, और बुज़ुर्गों को बहुत ज़रूरत है दवाइयों की और बाकी चीज़ों की, इसलिए उन्होंने इसको किया है। और वो हमेशा देखते रहे हैं, खासकर महिलाओं और बुज़ुर्गों के बारे में, बच्चों के बारे में उनका प्रेम जग जाहिर है। हमेशा ही उन्होंने इस पर ध्यान दिया है, फोकस किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर मुद्दे सामने आते हैं जातिगत राजनीति के, और ख़ास तौर पर सामाजिक न्याय के। क्या जनता दल यूनाइटेड सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जो कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तमाम संविधान सामाजिक न्याय की बातें करता है, तो आप इस मुद्दे पर क्या आगे आपका रोल? देखिए, नीतीश कुमार जी का सोशल इंजीनियरिंग बहुत फेमस है। उन्होंने हमेशा एक समाज को, किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं। जो कमज़ोर तबके हैं, जो गिरे दबे कुचले लोग थे, उनको उन्होंने उठाने का काम किया है, और जो ऊपर वाले लोग थे उनको गिरने नहीं देने का काम किया है। कि जो अच्छे स्थिति में है, ऐसा ना हो कि वो गरीब हो जाएं, और गरीब गरीब रह जाएं। गरीब के पास ऐसा पैसा हो, उनको संसाधन हो, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उन तक सारे संसाधन जो बिहार सरकार के हैं, जो देश में से जाते हैं, और अपने भी जो बिहार सरकार का जो धन है वो निचले स्तर तक, गरीब से गरीब, सबसे पीछे वाले स्तर तक जो लोग बैठे हुए हैं, गरीबी रेखा के नीचे से लेकर उनको ऊपर करने का काम उन्होंने हमेशा किया है। और इसी कारण से बिहार की जनता हमेशा उनको पसंद करती है और हमेशा उनको जिता कर भेजती है। अच्छा, इस चुनाव में खास तौर पर एक चीज़ देखी जा रही है, और प्रशांत किशोर एक नए फैक्टर के तौर पर उभरते नजर आते हैं। तमाम आरोप प्रशांत किशोर लगाते हैं, लेकिन क्या लगता है कि जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में वो 40 मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे, तो वहाँ पर जेडीयू इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वो आए हैं और ये कहते हैं कि मैं बिहार को बढ़ाने आया हूँ, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं इतना इस धर्म का, इतना उस धर्म का, इतना इस जाति का, इतना उस जाति का, इसका मतलब वो बिहार को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
और प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी के साथ जो लोग घूम रहे हैं वो वही लोग हैं जो कहीं वोट नहीं देते हैं, नोटा को देते हैं। तो मैं प्रशांत किशोर जी को यही कहना चाहूँगा कि वो प्रशांत किशोर नहीं है, नोटा किशोर हैं, इस चुनाव में दिखेंगे। अच्छा, हम लगातार जब बात कर रहे हैं तो एक हाल ही में एक बयान की चर्चा बहुत हुई, खासतौर पर जो आपके एनडीए के साथी हैं चिराग पासवान, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल किए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, कानून और व्यवस्था को सरकार और विपक्ष सबको मजबूती के साथ रखना चाहिए। जो कमियां हैं हम लोग मिल के काम करें, यही हम लोग चाहते हैं। अगर कोई चीज़ कम हो रही है, अगर मुझे लगा किसी बात में कि मैं अगर पार्टी में हूँ कि ये चीज़ कम हो रही है, तो मुझे बोलने का हक है। प्रजातंत्र यही है, सब लोग मिलकर काम करते हैं और इसी कारण से नीतीश कुमार जी सबकी सुनते हैं और इसीलिए इतना अच्छा कानून और व्यवस्था बना हुआ है बिहार में। अच्छा, सीट शेयरिंग को लेकर क्या अभी कोई बातचीत, कोई फॉर्मूला तैयार किया गया है एनडीए के खेमे में, किस तरीके से? देखिए, सीट शेयरिंग का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एनडीए में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम है वो महागठबंधन में है। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई तो अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंस भी कर देता है। तो ये उनके यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से होंगे और इस बार जो चुनाव और जो पब्लिक का मेंटेलिटी, हम लोग 200 आराम से क्रॉस करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ पर विपक्ष में खास तौर पर ये तमाम खींचतान है, और कहा यह भी जा रहा है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं वो नाखुश हैं। क्या अगर वो आपके गठबंधन की तरफ आते हैं तो क्या कोई गुंजाइश बनती है? अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ कांग्रेस खुश है? अगर मुकेश सहनी की बात करें, कांग्रेस भी खुश नहीं है। कांग्रेस में जिस तरह से लोगों को धक्का दिया जा रहा है, तो आरजेडी के लोग कांग्रेस के लोगों को धक्का देकर मंच से उतार रहे हैं। क्या है, आपको लगता है क्या कम्युनिस्ट खुश है? क्या माले खुश है? सबको जगह चाहिए, सब अपनी अपनी राजनीति के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जब बिहार को सोचने लगेंगे तो जनता भी उनके बारे में सोचेगी। आज सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार ही बिहार के बारे में सोचते हैं, इसलिए सारी जनता उनके बारे में सोचती है। विपक्ष के तौर पर सबसे जो मुख्य तौर पर जो आवाज़ सामने आती है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर, और वो कह रहे हैं कि अब उनको रिटायर्ड होना जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि क्या इस समय जो सक्रियता है नीतीश कुमार की, क्या वो कम हुई है, या फिर आगे जो आने वाले 2025 के बाद जो विज़न रहेगा वो नीतीश कुमार का क्या रहेगा? मैं तो इतना भी बोलूँगा तेजस्वी यादव कि अभी उनको और मैच्योर्ड होना है। पहले अपने आप को मैच्योर्ड करें, अपने पार्टी को ठीक करें, अपने उन लोगों को जो दहशत फैलाते रहते हैं समाज में, उनको उस अपने से अलग करें। जो अभी कुछ लोगों ने भूरा बल साफ करो उनके नेताओं ने दिया, एक बार तो आप A to Z की पार्टी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप नारा लगवाते हैं भूरा बल साफ करो। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये किस तरह की राजनीति हो रही है। आपके पिताजी तो लगातार इसको नकारते रहे कि मैंने कभी नहीं कहा, जबकि ये बातें सभी जानते हैं कि उठी थी, बातें हुई थी। आज जब आपका समय आया तो आप फिर उसी चीज़ को उठा रहे हो। तो आप में और पुराने 15 साल का जो आपका शासन था उसमें क्या अंतर है? एक ही है। आप बता रहे हो कि जब मेरा शासन आएगा तो पुराना 15 साल का जो शासन था फिर से मैं लाऊंगा। और कुछ लोग जो उनके लोग हैं जो उस शासन को बहुत पसंद करते थे वो खुश हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि शादाबाद और बक्सर के अगर हम क्षेत्र को देखें तो आपकी काफ़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है। क्या आपका एक्शन प्लान है पार्टी को वहाँ पर अगर किस तरीके से? देखिए, शाहाबाद में पिछली बार पूरा शाहाबाद में थोड़े हम लोग कमज़ोर रहे, कुछ कारणों से IPF के का था कुछ बोलबाला और कुछ चीज़ें रही। लेकिन अब हम लोगों का बहुत मजबूत वहाँ पे संगठन भी बहुत काम कर रहा है, बीजेपी भी हम लोगों के साथ सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि चिराग जी भी गए थे और चिराग जी ने भी शाहाबाद में मेहनत किया है, मांझी जी ने भी काम किया है। शाहाबाद और मगध में इस बार हम लोगों का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और एक जो अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया है कि बिहार में वोटर लिस्ट सर्वे को लेकर कोर्ट में भी विपक्ष गया और तमाम आरोप लगाए। क्या लगता है कि ये जो वोटर लिस्ट सर्वे है ये विपक्ष क्यों इतना बड़ा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो आदरणीय नीतीश कुमार को कोई गलत बात बता नहीं सकते हैं। तो कभी तबीयत की, कभी इस तरह का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि चुनाव है। राजनीति में आप शीर्ष नेता के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो विपक्ष 0 पे आउट हो जाएगी। तो कुछ करना चाहते हैं,
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरा गांव में भी मेरे नाम से वोटर लिस्ट है, मेरा पटना में भी वोटर लिस्ट है या दिल्ली में भी वोटर लिस्ट है, तो क्या गलती है? एक जगह खत्म होना चाहिए ना। दोनों जगह अगर हम वोटर रहें उसको खत्म होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर सर्वे में निकल के आ रही हैं कि भैया ये चीज़ें गलत हैं, उनको अगर कितने लोग हैं जिनका 3-3 जगह है, तो वो खत्म होके एक वोटर रहना चाहिए ना वोटर लिस्ट में। तो अगर इस किया जा रहा है तो इसकी सपोर्ट करना चाहिए और विपक्ष को तो जरूर खड़ा होकर सपोर्ट करना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं। और एक चीज़ जो एक विपक्ष के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें एक पोस्टर होता है, उसमें लिखा जाता है गोदी आयोग और वहाँ पर भाजपा चुनाव आयोग तक कह दिया जाता है। आप इस तरीके की राजनीति को कैसे देखते हैं? बहुत घटिया राजनीति है, बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। क्योंकि कोई भी सरकार जब चलता है और सरकार में जो जितनी भी बॉडीज़ होती हैं वो अपना काम खुद करती हैं, सरकार से कोई गवर्न नहीं होती है। अब कुछ दिन में सुप्रीम कोर्ट को भी उन लोगों ने कहा था, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा था। जब सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं तो चुनाव आयोग और सीबीआई और ईडी को बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को ना छोड़े, उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये अगर हम देखें तो अभी कुछ महीनों में चुनाव है, आपकी सरकार की वो कौन सी मुख्य योजनाएं रहीं जिन्होंने जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और आपको लगता है कि जनता ने आप पर भरोसा ज़रूर आगे आने वाले चुनाव में फिर से जताएंगे? देखिए, बच्चों के लिए जो किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया, जो पैसे दिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारी बिहार की सरकार ने, जिस तरह से औरतों के लिए आरक्षण किया 35%, जिस तरह से बढ़ाया गया, हर एक जगह ज़मीन सर्वे का आपने देखा, जिस तरह से अच्छा काम हुआ, जिसकी जो ज़मीन थी उसको मिली, कई जगह लोग दखल किए हुए थे उससे बचे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किया और मुख्यमंत्री जी हर बार करते रहते हैं। वो तो अपने यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में घूमते हैं और घूम घूम कर पूछते हैं कि क्या दिक्कत हुई, क्या क्या दिक्कत है, और जो गांव के समाज के लोग उनको बताते हैं, उस पर वो काम करते हैं। 7 निश्चय आपने देखा किस तरह से उन्होंने पूरा किया। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा से अच्छा काम करते रहे हैं और यही कारण है कि जनता उनके साथ खड़ी रहती है। अच्छा, हम इंटरव्यू के आखिरी फेज में हैं, कुछ 1 लाइनर शॉर्ट सवाल आपसे पूछूंगा, नाम दूंगा आपके बारे में जो भी आप कहना चाहें। तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव को अभी थोड़ा मैच्योर होना है। राहुल गांधी के बारे में बड़े नेता हैं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कभी मैच्योर होंगे। कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बोल तो अच्छा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। पप्पू यादव के बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, इसलिए कि पप्पू यादव ने कभी भी व्यापक राजनीति नहीं की, वो सीमित राजनीति करते हैं। आपके सहयोगी चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान युवा हैं, आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और देश में अच्छा उनका नाम होगा। जीतन राम मांझी बुजुर्ग हैं, उनकी आशीर्वाद चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बेस्ट लीडर ऑफ द इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़ी उनकी ताकत और बहुत दुनिया का सपोर्ट, हिंदुस्तान का सपोर्ट मैं नहीं कहूँगा, दुनिया का सपोर्ट उनके साथ है और उस सपोर्ट के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संजय झा बहुत ही सुलझे हुए नेता है, हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और वो बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे सही किया जाए इस पर वो काम करते हैं। 10वां नाम हर्षवर्धन। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी का कार्य करता हूँ और चाहता हूँ कि पार्टी का कार्य करता रहूँ। तो दर्शकों, हमारे साथ थे जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह जी। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, बताया कि कैसे विपक्ष जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए चुनावी सर्वे को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, और तमाम बातों पर उन्होंने बेबाकी से राय रखी। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए द हिंदी टॉक। शुक्रिया।